हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज फिर मैं अर्थतंत्र को छोड़ के प्रजातंत्र पे आपसे बात करने के लिए रूबरू हुआ हूं। मित्रों, बात ऐसी है कि कल से मैंने एक छोटा सा एक रील देखा था, किसी ने मुझे भेजा था, जिसमें संसद में किरण रिजिजू जी, बहुत ही प्रबल नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो संसद में कह रहे हैं कि आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाएं जहां पर अमित शाह जी के आदेश से गोली चलाई गई है या पैलेट गन चलाया गया है, ऐसा लिखा हो। और वो कहीं ना कहीं बात जो थी, छोटा सा क्लिप था, पर मेरे जहन में वो कहीं बात जो है बहुत अंदर तक चली गई और मैं इस सोच में पड़ गया कि हमारा प्रजातंत्र जो है वो इतना ज्यादा कैसे उस पर हम गिरावट देख रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग जो है, जहां पर हर चीज के लिए सबूत मांगे जा रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, इस दौर में हम कैसे पहुंच गए। तो इसके ऊपर में विचार करते करते ही मैंने सोचा कि आज का मैं एपिसोड अपने उन्हीं विचारों को जो ये रील देखने के बाद में मेरे मस्तिष्क में आया, आप लोगों के साथ साझा करूं। दोस्तों, आज फिर कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज और पॉलिटिकल साइंटिस्ट की मैं बात करूंगा। देखिए, आपने सुना होगा, बार बार देखा होगा कि 1960-1950 में भारत की जो नीतियां थी, जब भारत एक भूखा, कंगाल, नंगा राष्ट्र था, तुरंत आजादी मिली थी हमको ब्रिटिशर्स से और बहुत बुरी स्थिति थी, खाने के भी लाले थे। उस टाइम में जो नीतियां अपनाई गई, आज उन नीतियों को जो है भला बुरा कहा जाता है। चाहे बात गुटनिरपेक्ष की हो या चीन युद्ध की हो, हर चीज के लिए जो है नेहरू जी को आज सन 2020 के हम दशक में देख रहे हैं कि उनको पूरी तरीके से उसके लिए अपमानित किया जाता है। बार बार उनके ऊपर में जो है वो दोषारोपण किया जाता है। दोस्तों, इसको कहा जाता है स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग का अर्थ यह है कि आप अपने प्रेडिसर्स, आपके जो पहले लोग हैं, उनके ऊपर में आप सारे ब्लेम्स डाल दो ताकि आज की डेट में आपसे कोई सवाल ना पूछे। और ये बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ प्रचलन है जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट देख रहे हैं, विगत कुछ दशकों से विश्व भर की डेमोक्रेसीज में देखा जाता है। अंतर्गत पीपा नॉरिस एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुई हैं। ये लेडी ने एक सिद्धांत दिया था, क्रिटिकल सिटीजन्स एंड लेजिटिमेसी गैप। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रजातंत्र अपने आप में बहुत अच्छा विचार है, परंतु प्रजातंत्र का विचार और प्रजातंत्र को जिस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, डेमोक्रेसी का पालन किया जाता है, उसके बीच में बढ़ते हुए भेद के कारण जो है वो बहुत सारे लोग, खास तौर से नौजवान जो है, वो पॉलिटिक्स को लेके काफी क्रिटिकल हो जाते हैं, काफी नेगेटिव बेंट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। दोस्तों, ये आंदोलन जो हुआ जंतर मंतर पे जेनजी का, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पॉलिटिक्स को बुरा मानने वाले या पॉलिटिक्स में दोष निकालने वाला जो हमारा जेनजी था, वो इकट्ठित हुआ, संगठित हुआ और उसी पॉलिटिकल क्लास से अकाउंटेबिलिटी की मांग की, जिससे वो सबसे ज्यादा चिढ़ता है। तो ये जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, पॉलिटिक्स को जिस तरीके से चलायन हो रहा है, चलित हो रहा है किसी भी राष्ट्र में, उसके कारण बहुत सारे सिटीजन्स जो हैं वो डिसएंगेज हो जाते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज से, यानी प्रजातंत्र के हिस्से से बाहर जाने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ वोट डालना ही जो है, इतना ही मेरे लिए प्रजातंत्र है, मैं किसी भी तरीके से एक्टिव रूप से पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, बातचीत में शामिल नहीं होगा। ये पॉलिटिकल डिसएंगेजमेंट जो है, ये बहुत ही खतरनाक है विश्व भर की डेमोक्रेसीज के लिए। दोस्तों, अब ये आंदोलन सरकार के लिए क्यों सरदर्दी का कारण बन गया? सरदर्दी का कारण ये बना कि जो जनरेशन पॉलिटिकली अपने आप को डिसएंगेज मानती है,
जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती है, वो पॉलिटिशियन से चिढ़ती है, उन लोगों ने इकट्ठे होके विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को जो है वो झुका दिया और एक उसके मंत्री का इस्तीफा ले लिया। अब इससे इनको ये भय या डर सता रहा है सरकार को कि यदि ये और संगठित हुए तो ना जाने आगे और क्या कहर बर पाएंगे। जो इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी जो अभी तक नदारद दिख रही थी, हमें कहीं ना कहीं दिखा कि इन्होंने विवश कर दिया है सरकार को कि वो अकाउंटेबिलिटी को कहीं ना कहीं स्वीकार करे और अपनी मंत्री का इस्तीफा ले। इसी को कहते हैं क्रिटिकल सिटीजन्स। और किसी भी राष्ट्र में सरकार सबसे ज्यादा जो भयभीत रहती है वो इस क्रिटिकल सिटीजन लोगों के ग्रुप से ही रहती है। दोस्तों हुआ क्या, आप थोड़ा ध्यान से आप भी ऑब्जर्व करना। वाम दल पूरी तरीके से इस देश में समाप्त हो गए, कहीं भी उनकी सरकार नहीं है। केरल में थी, वहां भी अब कांग्रेस आ गई है, वाम दल नहीं है। पश्चिम बंगाल में पूर्णतः समाप्त है, एक भी सीट विधानसभा में नहीं मिली। तो कहने का अर्थ यह है कि वाम दल पूरी तरीके से भारतीय प्रजातंत्र में एक विलुप्त होती हुई प्रजाति नजर आए। लेफ्ट बेंट के लोग जो है, माइंड के लोग जो हैं, वो कहीं हाशिए पे धकेल दिए गए। परंतु इस मूवमेंट में हमने देखा कि किस तरीके से एसएफआई, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इन वाम दलों का आप कह लीजिए कि युवाओं का संगठन है, उसने जो एक भूमिका निभाई, बेहतरीन भूमिका निभाई, उससे दक्षिणपंथी ताकतों के बीच में कहीं ना कहीं एक आप कह लीजिए कि भय का माहौल पैदा हुआ है। यहीं से उत्पन्न होती है दूसरी थ्योरी जो मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूं। वो थ्योरी का नाम है सोशल कैपिटल थ्योरी, जो रॉबर्ट पुटनाम नाम के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दिया था। सोशल कैपिटल थ्योरी ये बोलती है, देखिए रॉबर्ट पुटनाम जो है, इन्होंने बहुत सारे राष्ट्रों की डेमोक्रेसी का अध्ययन किया और डेमोक्रेसी के पहले जो व्यवस्था थी उसका अध्ययन किया, और उसके बाद वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि वो सारे राष्ट्र जहां पर सिविक एसोसिएशन होता है, जहां लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, चाहे वो कोई धार्मिक त्योहार हो, ईद हो, दशहरा हो, दिवाली हो, या कोई खेल महोत्सव हो, या फिर लेबर यूनियन द्वारा हो, या छात्र यूनियन द्वारा हो, ये जगह जहां पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना, विश्वास करना सीखते हैं, वो सारी जगहों पे प्रजातंत्र की नींव जो है वो मजबूत होती है। तो हुआ अभी तक ये था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पता नहीं मैं आपको तरीके से समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी कोशिश की 2014 के बाद से कि किस तरीके से लोगों को प्रजातंत्र से डिसएंगेज किया जाए और उनके मन और मस्तिष्क में यह विचार डाल दिया जाए कि आपका काम सिर्फ वोट डालने तक सीमित है। जब लोगों को यह समझ में आया कि भाई हम वोट डाल के आते हैं, रिजल्ट कुछ और आता है, और इसीलिए ईवीएम जो है, ईवीएम की बातचीत को भी बहुत इन्होंने बढ़ाया, सिर्फ यही लोगों के दिमाग में डालने के लिए कि वोट आप किसी को भी डालें, जीतेंगे तो हम ही। जब ऐसी स्थिति आती है तो एक वोटर अपने आप को बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में पाता है और वो धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्टिविटीज से डिसएंगेज होना शुरू हो जाता है। और जब ये पॉलिटिकली डिसएंगेज होना शुरू होता है, वैसे ही सत्ता में बैठे हुए लोगों की मनमानी जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल डिसएंगेजमेंट की जो तोड़ है वो है सोशल कैपिटल थ्योरी। सोशल कैपिटल थ्योरी ये बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा संगठित हों और मिले ताकि एक दूसरे पे ट्रस्ट करना सीखें, एक दूसरे पे विश्वास करना सीखें। और जिस तरीके से इस आंदोलन में हमने देखा कि एनएसयूआई और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्र एक साथ, युवा पीढ़ी एक साथ मिलके एक मंच पे खड़ी थी, उसने मजबूर कर दिया कि वाम दल के लीडर्स, कांग्रेस के लीडर्स, समाजवादी पार्टी के लीडर्स, आम आदमी पार्टी के लीडर्स, ये भी सबके सब एक होके साथ में आए।
जब ऐसा बनता है समूह जहां पे छात्र और परिपक्व नेताओं का जमावड़ा जमता है, वो सत्ता के लिए सबसे ज्यादा भयभीत करने वाली चीज है। रॉबर्ट पुटनाम ने ये बताया, उन्होंने बॉलिंग करके गेम होता है जिसमें ऐसे एक बॉल जो है उठा के फेंकते हैं और वो लगता है और चीजें गिरती हैं, वो बॉलिंग गेम जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है अमेरिका में। उन्होंने उस गेम को रिसर्च करके बताया कि ये जो बॉलिंग जो गेम है ये अमेरिका में इसका प्रचलन बढ़ रहा है, पर जहां बॉलिंग गेम को बहुत सारे मित्र दोस्त मिलके खेला करते थे क्लब्स में जाके, अब ये एक एकांकी का विषय रह गया है। एक व्यक्ति जाता है और वो बॉलिंग गेम खेलता है और वो वापस आ जाता है। तो हमको क्लब के अंदर में या अलग अलग जो स्पोर्ट्स कंपटीशन बॉलिंग के उसमें दिखता है कि अटेंडेंस बढ़ रहा है, परंतु यहाँ पे इंगेजमेंट नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति जो है एक एक करके आ रहा है। और उन्होंने इसी प्रचलन को देख के बताया कि किस तरीके से अमेरिका में सिविक एसोसिएशन स्पोर्ट्स के माध्यम से जो होता था वो कहीं ना कहीं रुक सा गया, थम सा गया, और इसीलिए लोग पॉलिटिकली डिसएंगेज हो रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने स्टडी और रिसर्च करके अपने उसमें बताया, ठीक है। पर उसका जो तथ्य, जो निष्कर्ष था वो ये था कि जब तक लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे तब तक प्रजातंत्र सशक्त होता रहेगा, क्योंकि ये मिलके एक दूसरे पे विश्वास करना सीखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा प्रजातंत्र जो है ये किस तरीके से इसमें इतनी भारी गिरावट हमने देखी। ये डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग, ये जो स्केप गोटिंग है, ये कहां से आरंभ हुई, कहां से शुरू हुई? क्या ये उस समय शुरू हुई थी जब पुलवामा में हमारे जो है 40 जवान शहीद हो गए थे सीआरपीएफ के, और उस टाइम के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था? या ये उस वक्त शुरू हुई थी जब 3 ट्रेनें उड़ीसा में एक साथ टकराई, 500 के आसपास लोग मारे गए? भारत के इतिहास में उससे बड़ी रेल दुर्घटना आज तक नहीं देखी गई, और अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री थे उनका इस्तीफा नहीं हुआ। क्या ये उस वक्त शुरू हुआ था? या फिर ये उस वक्त शुरू हुआ था कि भारत का एक पूरा राज्य जल रहा था, मणिपुर, और देश के प्रधानमंत्री मौनी बाबा बने हुए थे, गृह मंत्री जो है वो किसी भी तरीके से इस विवाद को सुलझाने के बदले इसमें और घी में आग डालने का काम वहां के मुख्यमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री कर रहे थे। और उसके बाद भी अपोजिशन चुप रहा, सिविक एसोसिएशन चुप रहे, ना पुलवामा के टाइम, ना मणिपुर के टाइम, और ना ही आपके रेल दुर्घटना के टाइम में एक भी इस्तीफे देखने को आए। उसके बाद में तो मतलब माशाअल्लाह खतरनाक चीज हो गई। पहलगाम में हमारे भारतीय लोगों की शहादत हुई, और उसको जो है बेस बना के भारत ने 4 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आक्रमण किया पाकिस्तान के ऊपर। और उस आक्रमण में हमने देखा मात्र 2 राष्ट्र हमारे साथ में थे। कौन से 2 राष्ट्र थे? एक तालिबान की सरकार अफगानिस्तान की, और दूसरी बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी पूरी दुनिया में जो है यूरोप से लेके तो आप लैटिन अमेरिका तक कह लीजिए इनका छिया लेदर हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का। इजराइल की सरकार और तालिबान की सरकार भारत के साथ खड़ी थी। विश्व से कहीं भी हमको समर्थन नहीं मिला, और हमने देखा कि इस ऑपरेशन सिंदूर में चाइना किस तरीके से परोक्ष रूप से जो है वो साथ दे रहा था पाकिस्तान का। अमेरिका चुप बैठ गया था, रशिया जो हमारा पुराना सहयोगी वो भी मौनी बाबा हो गया था। तो क्या उस वक्त विदेश मंत्री की और हमारे विदेश मंत्रालय और विदेश नीतियों की कामयाबी को बताते हुए क्या हमारे विदेश मंत्री से इस्तीफा मांगा गया? या हमारे प्रधानमंत्री जो हर महीने किसी न किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं उनसे पूछा गया कि क्या आपकी इन विदेशी यात्राओं का क्या लाभ हुआ? क्या उनसे इस्तीफा मांगा गया? क्या अकाउंटेबिलिटी वहां फिक्स की गई? नहीं। तो दोस्तों, प्रजातंत्र जो है कोई एक घटना से नहीं मरता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत मैं गहरी बात कर रहा हूं। प्रजातंत्र जो है वो कोई एक झटके में नहीं मरता किसी भी राष्ट्र में। प्रजातंत्र धीरे धीरे समाप्त होता है, धीरे धीरे।
चरणों में, छोटे छोटे कदमों में जो है ये समाप्त होता है। और ये जितनी भी मैंने आपको घटनाएं बताई, उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना से लेके तो पहलगाम और पुलवामा और मणिपुर तक, ये सारी की सारी या तो हमारी विदेश नीति, या तो हमारी गृह नीति, या तो हमारी रक्षा नीति, या तो हमारी रेल नीति, इनकी नाकामयाबियों को जो है उजागर करता है। भारत का रुपया 60 से 96 हो गया जब 2013 में सरकार ने बैंकों के माध्यम से $35 बिलियन एनआरआई लोगों से उगाहे थे, उगाहे कहें या कलेक्ट किए, जो भी कहें। तब उस टाइम में भारत का पूरा प्रेस जो था वो मनमोहन सिंह और रघुराम राजन और चिदम्बरम के खिलाफ ना जाने कितने आर्टिकल्स उस टाइम में लिखे गए थे। आज जब भारत वही काम कर रहा है, 12-13 साल बाद फिर से हमारा रुपया जो है बड़ी बुरी स्थिति में है। और जब इस स्थिति में पहुंच गया है, तो उस स्थिति में पहुंचने के बाद भी अर्थ मंत्रालय और हमारे अर्थ जो मंत्री हैं, इनके ऊपर में किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा, इनसे इस्तीफे की मांग नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, ये जो डेमोक्रेसी में हम देख रहे हैं गिरावट, ये जो बैकस्लाइडिंग हो रही है, ये कोई एक घटना जो है उसके कारण नहीं हुई है, ये चरणों में हुई है, कई चरणों में हुई है। और इसी के ऊपर में इन अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए स्केप गोटिंग का सहारा लिया गया और ब्लेम गेम का सहारा लिया गया। अब यहां से एक तीसरा कॉन्सेप्ट और थ्योरी मैं आपको बताता हूं। यह थ्योरी है ब्लेम अवॉइडेंस थ्योरी। इसको दिया था आर केंट वीवर ने 1986 में एक रिसर्च पेपर के माध्यम से। दोस्तों, ये नीति ये कहती है कि आप अपनी हर नाकामयाबियों के लिए आप अपने जो पुराने लोग हैं, जो आपसे पहले शासन करके गए हैं, उन पे सारा का सारा जो है इल्जाम डाल दें, पासिंग द बक, यानी कि किसी और के ऊपर में जिम्मेदारी ठोक दें। अब मैं अभी का एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। बच्चों के ऊपर में पैलेट गन से जंतर मंतर में जो है वो आक्रमण हुआ, पर हमने देखा कि जैसे इस मामले ने तूल पकड़ी तो 2 दिन पहले जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स के एक ऑफिसर आके दिल्ली में डीसीपी नॉर्थ जोन के जो डीसीपी हैं, उनके ऊपर में जिम्मेदारी डालते हैं कि उनके आदेश पे यह हुआ। अब कोई ये सवाल पूछने नहीं गया कि डीसीपी नॉर्थ जोन ने किसका आदेश जो है वो फॉलो किया। अशोक बांटिया शायद नाम है उनका, मैं भूल रहा हूं। तो कहने का अर्थ है कि आप ब्लेम को शिफ्ट कर दो एजेंसीज पे या अपने छोटे अधिकारियों पे, ताकि वो ऊपर के अधिकारियों तक उसकी आंख, उसकी ताप ना पहुंचे। ये जो ब्लेम अवॉइडेंस थ्योरी जो है दोस्तों, इस पे बहुत पॉलिटिकल काम हुआ है। और मैं विपक्ष के, यदि कोई देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मेरा तो बहुत छोटा चैनल है, 1000-2000 लोग देखते हैं, अगर कोई देख रहा है तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ब्लेम अवॉइडेंस थ्योरी पे थोड़ा अध्ययन करें। आर केंट वीवर की दी हुई ये थ्योरी है, KENT कैंट, वीवर WEAVER, ठीक है, आर केंट वीवर। अब इसके अंदर में जो है एक और इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक किताब लिखी थी क्रिस्टोफर हुड ने, HOOD, क्रिस्टोफर हुड। इन्होंने 2011 में एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम ही था द ब्लेम गेम। और द ब्लेम गेम किताब में उन्होंने यही बताया था कि किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो वो धकेल देते हैं अपने नीचे के अधिकारियों पे, ब्यूरोक्रेसी पे, ताकि उनके ऊपर में किसी भी तरीके का जो है टीका टिप्पणी नहीं हो, और सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं इनको किसी भी तरीके से लॉस होने वाला जो आउटकम है, ऐसा रिजल्ट, ऐसा आउटकम जहां पे उनके मान सम्मान की क्षति हो रही है, उनके नाम की क्षति हो रही है, उसका असर ज्यादा होता है बनिस्बत यदि वो कुछ अच्छा काम करके क्रेडिट लेना चाहे उसके। यहीं पे एक और थ्योरी आती है डैनियल कैनेमन की, जहां तक मुझे याद आ रहा है।
डैनियल कैनेमन ने भी यही कहा था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में मान लीजिए ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने यदि 10,000 का फायदा बनाया और 9,000 का लॉस किया, तो आपके मन मस्तिष्क पे वो 9,000 का लॉस जो है वो एक अमिट छाप छोड़ेगा। उसकी छाप जो, उसका दर्द जो है वो ज्यादा रहेगा बनिस्बत 10,000 के प्रॉफिट के। यानी 1,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है नेट नेट, तो भी आपके दिमाग में 9,000 का लॉस जो है वो ज्यादा दिनों तक जो है वो चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये फॉल्ट जो है वो एजेंसीज पे धकेलना, अपने छोटे अधिकारियों पे धकेलना, इसका मेन मकसद ये रहता है कि आप सिचुएशन को डिफ्यूज करें, जो एक बहुत ज्यादा सत्ताधारियों के लिए मुसीबत का सिचुएशन जो बन गया रहता है, उस संकट के बादल को छाटने के लिए, उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए जो है ये इस तरीके की नीति जो है वो अपनाई जाती है। और किरण रिजिजू जी, अब मैं शुरुआत में जो मैंने बात कही थी उस पे आता हूं। किरण रिजिजू जी जो है वो द ब्लेम गेम के ही कॉन्सेप्ट को जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, वो सबूत मांग रहे हैं। क्रिस्टोफर हुड ने ये कहा था कि भैया ये ब्लेम गेम में बेसिकली जो है ये ब्लेम अवॉइडेंस इंजीनियरिंग का काम होता है। किस तरीके से ब्लेम को अवॉइड किया जाए, इसको इंजीनियर किया जाता है। और हमारे देश की स्थिति में अभी वो नजर आ रहा है कि ये पूरा इंजीनियर हुआ है। डीसीपी नॉर्थ जोन के सर पे जो है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी ढकेल दी जाए कि इनके आदेश पे जो है पैलेट गन बच्चों पे चलाए गए। अब कांग्रेस और जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं, इनको ध्यान देने की जरूरत है कि अभी तक अकाउंटेबिलिटी जो है, चाहे वो रेल दुर्घटना हुई हो, चाहे मणिपुर जल रहा हो, चाहे आपका पुलवामा और पहलगाम हो गया हो, आपने अकाउंटेबिलिटी किसी के ऊपर भी फिक्स करके इस्तीफा नहीं लिया। यदि अभी आप इस बार भी इस्तीफा लेने में चूक जाओगे तो आप ये समझ जाओ कि आप प्रजातंत्र के अंदर में बैकस्लाइडिंग, कहीं प्रजातंत्र के पीछे धकेलने में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, एक दो नहीं, इस 12 साल में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं का जिम्मेदार कोई नहीं रहा। हाउ डेमोक्रेसीज डाई, ये एक किताब है जो मैंने कई अपने पुराने वीडियोस में आपको दिखाया है। वो किताब लिखी है स्टीवन लेवित्स्की और ज़ेब्लैट ने, ठीक है। इन्होंने इस किताब में यही कहा था कि जब नेताओं को यह पता चल जाता है कि उनके ऊपर में किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तो देन देयर इज अ रेस टू गो टू बॉटम, बॉटम तक जाने की, यानी नीचे घुसने की जो है एक होड़ सी लग जाती है। कौन कितना नीचे गिर सकता है, कौन कितना अपने कर्तव्यों से दूर भाग के जो है गंदा परफॉर्म कर सकता है, इसकी एक होड़ सी लग जाती है, एक रेस सी लग जाती है। अभी तक विपक्षी पार्टियों ने इसको बर्दाश्त किया है, परंतु यदि हमारे प्रजातंत्र को आप सशक्त बनाना है तो इस बार मत चूके चौहान, मत चूकना, किसी भी तरीके से इस बार आप लोग चूके नहीं। कितना भी ब्लेम अवॉइडेंस इंजीनियरिंग हो, ब्लेम गेम हो, या कितना भी जो है वो रेस टू द बॉटम हो, इस फंदे में नहीं आना है और पूरी तरीके से किसी ना किसी को बच्चों के ऊपर में पैलेट गन चलाने के लिए किसी ना किसी राजनीतिक आदमी के ऊपर में इसका पूरा का पूरा दोष पड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। मित्रों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा 12,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। एक साल में 12,000 का फिगर जो है क्रॉस कर लिया है। तो इतना बोरिंग चैनल है यार, मतलब इसमें कोई ग्राफ नहीं है, कोई इसमें विजुअल साउंड इफेक्ट नहीं है, तो भी लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं कहीं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं प्रिंट का आदमी हूं, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, तो मैं जो भी बोलता हूं एक शॉट में बोलता हूं और मुझे भी नहीं पता रहता है कि 10 सेकंड बाद में क्या बोलने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे जैसे मुंह में जो आता है मैं बोलता चला जाता हूं, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आता है। बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए कि स्पॉन्टेनियस मेरे वीडियोस रहते हैं, जहां पे जो भी मैं बोल रहा हूँ बहुत स्पॉन्टेनियस है। कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे मोबाइल में लिख के रख लेता हूँ, जैसा अभी मैं देख देख के कुछ बता रहा था,
बाकी और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं रहती है। परंतु आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।